हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट नंबर 4 करेंगे क्वेश्चन के सेट की सीरीज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम CUET के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं और हर एक चैप्टर वाइज हमने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि CUET के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। आज हम इस पर्टिकुलर यूनिट का पार्ट 4 यानी कि मैग्नेटिज्म के पार्ट का मेनली क्वेश्चन सेट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये दो स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड। इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज द मैग्नेटाइजेशन इंक्रीजेज। बिल्कुल सही है। जब किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को यदि हम बढ़ाते हैं तो बेटा उस कंडीशन में उस सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। ये करेक्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर राइजेज द मैग्नेटाइजेशन इंक्रीजेज। गलत है बेटा। टेम्परेचर बढ़ने से मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज करता है, उल्टा होता है ना। तो यानी कि ए करेक्ट है और बी क्या है, गलत है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स। ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो होता क्या है कि बेटा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और आप ये पाएंगे कि किसी भी मटेरियल जो कि मैग्नेट है उसका मैग्नेटाइजेशन जो है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द हिस्टेरिसिस लूप फॉर द मटेरियल ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। देखो बेटा परमानेंट मैग्नेट जो होता है उसका हिस्टेरिसिस लूप कुछ इस तरह से होता है कि उसके केस में लो रिटेंटिविटी एंड हाई कोअर्सिटिविटी होती है। यानी कि वो जो होता है वो शॉर्ट एंड वाइड होता है। ये हमारे पास केस आता है ना। परमानेंट मैग्नेट जैसे कि स्टेनलेस स्टील का अगर आप हिस्टेरिसिस लूप देखें तो बेटा उस कंडीशन में वो हिस्टेरिसिस लूप शॉर्ट और वाइड का होता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑल्टरनेटिव। बेटा ये ध्यान रखा करिए, कई बार क्या होता है कि इनकरेक्ट के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं और करेक्ट मार के चले आते हैं। तो इनकरेक्ट ऑल्टरनेटिव क्या है वो देखना है। व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गोज थ्रू ए कॉम्प्लेक्स साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बेटा फिक्स्ड वैल्यू होती है। ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये वैल्यू हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगी। तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है कि क्या मैग्नेटाइजिंग फोर्स हमने लगाई है और क्या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमें मिला है। चलिए ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। बेटा परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो परमानेंट मैग्नेट हम किसका बनाते हैं बेटा, स्टेनलेस स्टील का बनाते हैं ना। तो जो स्टील का जो मैग्नेट होता है वो परमानेंट मैग्नेट होता है और उसका बेटा हिस्टेरिसिस लूप में अगर हम देखें तो लो रिटेंटिविटी एंड हाई कोअर्सिटिविटी होती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। एक्चुअली में डिज़ायरेबल जो होता है वो ये होता है। कहने का मतलब ये है कि स्टील के केस में जब आप उसका हिस्टेरिसिस लूप देखते हैं और बेटा सॉफ्ट आयरन के साथ कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन में जब हम देखेंगे तो बेटा स्टील की रिटेंटिविटी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन, लेकिन स्टील की कोअर्सिटिविटी ज़्यादा होती है। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए कोअर्सिटिविटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एज कंपेयर टू रिटेंटिविटी। तो डिज़ायरेबल तो हाई रिटेंटिविटी और हाई कोअर्सिटिविटी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को रिटेन कर ले
और आसानी से डीमैग्नेटाइज ना हो वो होता है परमानेंट मैग्नेट। तो स्टेनलेस स्टील में हमारे पास रिटेंटिविटी उतनी नहीं होती जितनी सॉफ्ट आयरन की होती है, लेकिन फिर भी हम काम चला लेते हैं। तो वहाँ पे हम उस कंडीशन में जो डिज़ायरेबल होता है वो डिज़ायरेबल हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिटिविटी होता है। ये तो डिज़ायरेबल हो गया, लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ डिज़ायर्ड होती है वो मिलती नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सॉफ्ट आयरन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमको देखना है कि इनमें से कौन कौन से ऑल्टरनेटिव बेटा करेक्ट है। सॉफ्ट आयरन है तो नेचुरल सी बात है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, यानी कि ये तो करेक्ट है। इट इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल, ये भी करेक्ट है। इट इज़ एन एलॉय ऑफ आयरन, ये इनकरेक्ट हो गया। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, ये भी इनकरेक्ट हो गया, है ना। तो इसका मतलब परमानेंट मैग्नेट हम सॉफ्ट आयरन का नहीं बनाते, परमानेंट मैग्नेट हम स्टील का बनाते हैं। सॉफ्ट आयरन से हम टेम्परेरी मैग्नेट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। ठीक, तो ये सी और डी इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर ए और बी हो गया। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑल्टरनेटिव हो गया कि ए एंड बी आर ट्रू। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्ट आयरन इज यूज इन मेनी इलेक्ट्रिकल मशीन्स फॉर, उसकी हाई रिटेंटिविटी होती है और लो कोर्सिविटी होती है, लेकिन यहाँ पे हिस्टेरेसिस के टर्म्स में बात करी जा रही है। तो लो हिस्टेरेसिस लॉस एंड हाई परमिएबिलिटी होती है, इस वजह से सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। तो सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रिकल मशीन फॉर लो हिस्टेरेसिस लॉस। तो बेटा लो हिस्टेरेसिस लॉस मतलब जब बार बार कोई मटेरियल मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है तो एनर्जी का लॉस होता है। तो जिसका हिस्टेरेसिस कर्व का जो एरिया है वो जितना कम होगा बेटा, एनर्जी का लॉस भी उतना ही कम होगा। तो लो हिस्टेरेसिस लॉस होता है सॉफ्ट आयरन का और हाई परमेबिलिटी होती है, इसकी वजह से सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। जैसे कि ट्रांसफार्मर में भी सॉफ्ट आयरन का कोर होता है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? फॉर प्रोटेक्टिंग ए सेंसिटिव इक्विपमेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंसिटिव इक्विपमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको बेटा हम सॉफ्ट आयरन के उसमें केसिंग के अंदर रखते हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया, प्लेस्ड इनसाइड दी आयरन कैन, है ना बेटा। कई बार क्या होता है कि आप देखिए जो महंगी घड़ियाँ होती हैं, कॉस्टली वॉचेस, उसको बेटा सॉफ्ट आयरन की केसिंग में रखते हैं, क्योंकि जो मैकेनिकल वॉचेस होती हैं उनके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो कि मूविंग पार्ट्स होते हैं। और बेटा होता क्या है कि उनकी वो इतने छोटे पार्ट्स होते हैं कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही वो आते हैं तो वो कुछ काम करना बंद कर देंगे, यानी कि उनके मोशन में रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से किसी भी सॉफ्ट आयरन की केसिंग के अंदर हम जो महंगी मैकेनिकल वॉचेस होती हैं उनको हम रखते हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे मैग्नेटिक फील्ड से। क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या करेंगी, सॉफ्ट आयरन के उसके केसिंग से पास होके निकल जाएंगी और अंदर के जो कॉस्टली जो वॉचेस के जो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रोटेक्टर रहते हैं। तो इनसाइड ए आयरन कैन करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। नीडल्स N1, N2, N3 आर मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अ मैग्नेट व्हेन ब्रॉट क्लोजर टू देम। ठीक, अब आप देखिए क्या क्या चीज़ है। अट्रैक्ट ऑल थ्री ऑफ देम नहीं, क्योंकि डायमैग्नेटिक रिपेल होगा। तो अट्रैक्ट N1 एंड N2 स्ट्रांगली नहीं, N1 को तो फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, N2 को पैरामैग्नेटिक है तो फीबली करेगा और N3 को रिपेल करेगा। तो ये करेक्ट आंसर हो गया, अट्रैक्ट N1 स्ट्रांगली, N2 वीकली एंड रिपेल N3 वीकली। क्योंकि N3 डायमैग्नेटिक है तो वहाँ पे मैग्नेट उसको रिपेल करेगा। तो करेक्ट आंसर इसका 3 होगा, यानी कि पैरामैग्नेटिक जो है वो फीबली अट्रैक्ट करेगा और डायमैग्नेटिक क्या करेगा, फीबली रिपेल करेगा, और फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा।
ये चीज देखने की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू डायमैग्नेटिज्म आर गिवन बिलो, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये देखिए, इसके ऊपर फोकस करिए, रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, गलत कौन सा है? ठीक, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव स्मॉल पॉजिटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना। डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो पॉजिटिव नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर 4 लाइट वेट रॉड सैंपल्स ABCD सेपरेटली सस्पेंडेड बाई थ्रेड, a bar magnet is slowly brought near each sample and the following observations are noted। ठीक है, 4 अलग अलग मटेरियल, अलग अलग बार को हमने क्या किया है? फ्रीली सस्पेंड किया है, और फिर हमने इसके केस में एक बार मैग्नेट को करीब में लाए। तो बेटा इसमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या हुए? पहला तो ऑब्जर्वेशन ये रहा कि ए वाला जो है वो फीबली रिपेल हो रहा है। अब जो चीज़ फीबली रिपेल हो रही है, नेचुरल सी बात है, वो क्या होगी बेटा? डायामैग्नेटिक होगा, है ना। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। फीबली अट्रैक्ट हो गया तो बेटा ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, पैरामैग्नेटिक। और स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो गया तो ये हो गया बेटा फेरोमैग्नेटिक, है ना। ठीक, और रिमेन्स अनएफेक्टेड, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक हो गया, ये मटेरियल नॉन मैग्नेटिक हो गया, है ना। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो होगा वो अनएफेक्टेड रहेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखते हैं कौन कौन सी चीज करेक्ट है। बी इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो बी इज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये हमारे पास आ गया। सी इज अ डायमैग्नेटिक, गलत है बेटा, सी फेरोमैग्नेटिक है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अरे मेरा लाल डब्बा यहाँ लग गया, तो ये गलत हो गया। अरे ये वाला होगा। ठीक, डी इज अ फेरोमैग्नेटिक, नहीं, डी नॉन मैग्नेटिक है, ये भी आंसर गलत है। ए इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नहीं, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका 1 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिज्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? अ कंपास नीडल विच इज अलाउड टू मूव इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो मूव कर रही है, इज टेकन टू जियोमैग्नेटिक पोल। बेटा देखो, पोल्स पे जब हम किसी नीडल को ले जाते हैं तो आपको पता है कि जो हमारे पास जियोग्राफिक साउथ है वहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो वहाँ से लाइंस ऑफ फोर्सेस ज़मीन से क्या करेंगी? ऊपर जाएंगी, और जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास आएंगे लाइंस ऑफ फोर्सेस हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी, और जैसे जैसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे लाइंस ऑफ फोर्सेस अब ज़मीन के अंदर जाने लगेंगी। यानी कि जो जियोग्राफिक नॉर्थ है ना, जो हमारा आर्टिक रीजन है, वहाँ पे मैग्नेटिक साउथ मौजूद होता है, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस फिर से ज़मीन के अंदर जाएगी। तो ये कंसेप्ट है। तो जियोमैग्नेटिक पोल पे वहाँ पे नीडल का डायरेक्शन वर्टिकल होगा, तो बेटा जिसका हॉरिजॉन्टल मोशन में रिस्ट्रिक्ट किया गया है वो वर्टिकल प्लेन में मूव नहीं कर सकता है। वर्टिकल प्लेन में मूव करने के लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं बेटा डिप सर्कल, है ना। डिप सर्कल में से हम एंगल ऑफ डिप को मेजर करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे जब पोल पे ले जाएंगे तो क्या होगा? विल स्टे इन एनी पोजीशन, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड है हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है बेटा डायमैग्नेटिक की। अभी मैंने बताया था कि डायमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? नेगेटिव होती है, और इसी वजह से वो क्या करता है? फीबली रिपेल करता है ना, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद होता है। तो कहने का मतलब है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ना तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को पसंद करता है और ना ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस उसको पसंद करती हैं या उसके थ्रू जाना पसंद करती हैं। ठीक, तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। आइए, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये हमारे पास हिस्टेरेसिस लूप हो गया,
टू मैग्नेटिक मटेरियल ए एंड बी। तो बेटा देखो, ये देखो बहुत चौड़ा है ना, तो कोएर्सिटिविटी ज़्यादा हो गई, तो ये आ जाएगा आपका स्टील का और ये हो जाएगा सॉफ्ट आयरन का, है ना। तो कई बार क्या होता है, कंपैरिजन जब हम करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि देखो बेटा इसकी कोएर्सिटिविटी कम है ना, और इसकी कोएर्सिटिविटी ज़्यादा है, यानी कि ये आसानी से डीमैग्नेटाइज हो सकता है। दूसरा, हिस्टेरेसिस लॉस भी कम होगा, क्योंकि एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप देखिए ये वाला कम है, ये वाला ज़्यादा है। तो कंपैरिजन जब हम करेंगे तो क्या होगा, अब आप देखिए स्टील से जो हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन से क्या बनाते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, ट्रांसफार्मर का कोर बनाते हैं, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती है तो उसके जो रोटर्स होते हैं वो भी हमारे पास सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर के फॉर्म में होता है। ठीक, तो ये हमारे पास अब क्या क्या हो रहा है, दीज मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक मैग्नेट फॉर इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स, transformer core and electromagnetic core, then its proper use, A for electromagnetic and B for electric generator। नहीं, देखो बेटा इसमें कौन सा है, B for electromagnet and transformer, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा कि B जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट और ट्रांसफॉर्मर्स के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये सॉफ्ट आयरन का है ना। ये तो बेटा हमारे पास स्टील हो गया, तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ट्रांसफार्मर भी नहीं करेंगे और जनरेटर में भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसका हिस्टेरेसिस लॉस ज़्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर इसका 3 हो जाएगा, यानी कि मटेरियल बी का इस्तेमाल करेंगे हम मेकिंग दी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यानी कि टेम्परेरी मैग्नेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, at a point on the earth surface angle of a dip is 25 degree and a point P on the earth surface angle of dip is -25, we can interpret that। देखो बेटा पॉइंट A जो है वो ये करेक्ट आंसर है, A लोकेटेड है सदर्न हेमिस्फीयर में और B लोकेटेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अभी मैंने बताया था बेटा, जब हमारे पास सदर्न हेमिस्फीयर में होंगे तो नीडल इस तरह से पॉइंट करेगी, और जैसे जैसे हम इक्वेटर पे आएंगे नीडल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, और उसके बाद जैसे ही हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाने लगेंगे नीडल नीचे की तरफ पॉइंट करने लगेगी। तो ये हमारे पास आ गया कि A पॉजिटिव एंगल है और B नेगेटिव एंगल है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में A होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में B लोकेटेड होगा। करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, तो ये बेटा वो क्वेश्चन के सेट थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में मैं करा रहा हूँ, और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड मुझे लगा कि ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी है। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आप वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।